Good morning, students. Oxford Public School welcomes you. Myself, Sandeep Nehra, your political science teacher. We are studying about chapter 8 Environment and Natural Resources in Global Politics. ये आपकी NCERT की बुक के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 8 दिया गया है, लेकिन अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस क्या है, चैप्टर नंबर 7 है। तो इसके अंदर क्या है, इन्वायरमेंट और जो रिसोर्सेज है उसको लेकर के वर्ल्ड के अंदर किस तरह की पॉलिटिक्स होती है उसके बारे में क्या है इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे। वैसे चैप्टर के नेम से पता चलता है कि जैसे कि इन्वायरमेंट क्या होता है या नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, रिसोर्सेज क्या होते हैं, ये टॉपिक है जियो के टॉपिक्स हैं, लेकिन इनको यहाँ क्या है पॉलिटिक्स के अंदर क्या है इन्वॉल्व किया गया है, राजनीति से जोड़ा है। ये मान लीजिए कि किसी कंट्री के अंदर इन्वायरमेंट लगातार पोल्यूटेड होता जा रहा है, वाटर की कमी आती जा रही है, या ये कह सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग जैसी प्रॉब्लम आती जा रही है। अगर उनका सोल्यूशन क्या है गवर्नमेंट नहीं करेगी तो कौन करेगा, या ये कहें कि ये एक गवर्नमेंट नहीं पूरे वर्ल्ड की गवर्नमेंट नहीं करेगी तो क्या होगा। तो इसलिए क्या है इन टॉपिक्स को क्या है वर्ल्ड की पॉलिटिक्स के साथ जोड़ा गया है, और इसके अंदर हम इनके बारे में नहीं पढ़ेंगे कि रिसोर्सेज होते क्या है, या इनके बारे में सिर्फ बेसिकली इंट्रोडक्शन में बताया गया। हम इनके बारे में पढ़ेंगे कि इनको लेकर के वर्ल्ड की पॉलिटिक्स के अंदर क्या किया गया है, यानी कि पूरे वर्ल्ड के अंदर यूएनओ के द्वारा, इंडिया के द्वारा या किसी अलग इशू के द्वारा है वो क्या किया गया है, उनको लेकर के क्या है हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में यही बताया गया कि रिसोर्सेज क्या होते हैं या नेचर्स वगैरह क्या है या आपका क्या इन्वायरमेंट क्या होता है, जिनको लेकर के क्या वर्ल्ड की पॉलिटिक्स है। तो सबसे पहले इन्वायरमेंट, आप इन्वायरमेंट के बारे में जानते हो, पर्यावरण। इन्वायरमेंट जो है वो फ्रेंचिस लैंग्वेज के इनवर्ड वर्ड से निकला, यानी कि टू सराउंडेड, जो हमारे चारों तरफ फैला हुआ है वो क्या कहलाता है, इन्वायरमेंट कहलाता है। आप नॉर्मली ये 6th-7th में साइंस में पढ़ चुके हो। ये बायोटिक है, एबायोटिक और एनर्जी 3 टाइप्स का होता है। बायोटिक में लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर आते हैं। बायोटिक के अंदर क्या है, प्लांट्स है, एनिमल्स है, ह्यूमन बीइंग्स है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जितने भी ये सारे के सारे आते हैं। और एनर्जी के अंदर सोलर एनर्जी है, विंड पावर है या थर्मल एनर्जी है, ये सारी चीज़ें आती है। ये हमारा एनवायरनमेंट कहलाता है। कहने का मतलब है कि हम क्या है जिन चीज़ों से चारों तरफ से घिरे हुए हैं, यानी मेरे चारों तरफ एयर है या जितनी भी ह्यूमन बीइंग है, जितनी भी ये कह सकते हैं कि लिविंग थिंग्स है, वो सारी की सारी किस्में आती है इन्वायरमेंट के अंदर आती है। इसी तरह रिसोर्सेज की बात करते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज की मेनली, जो नेचर हमें क्या है प्रोवाइड करता है। रिसोर्सेज क्या होते हैं, जिनको रिपीटेड किया जा सकता है, एक लॉन्ग टाइम के बाद रिपीटेड होते हैं। जैसे आप देखते हो कि कोयला है, पेट्रोलियम है, ये काफ़ी लंबे ईयर्स के बाद क्या है ये बनते हैं, यानी काफ़ी लंबा टाइम लग जाता है इनको बनने में। और ये रिसोर्सेज का मतलब होता है थिंग्स, जो ऐसी थिंग्स जो रिपीटेड होती रहती हैं, तो वो रिसोर्सेज कहलाता है। लेकिन इनके रिपीटेड होने का टाइम जो होता है, प्रोसेस होती है, इतनी लंबी होती है कि उससे पहले ही क्या है हम इनका यूज ज़्यादातर कर लेते हैं। जैसे कि पेट्रोलियम का एग्जांपल ले लीजिए। अब पेट्रोलियम का क्या है, उसका यूज़ तो इतना ज़्यादा हो रहा है कि आने वाले टाइम में हो सकता है कि वो ख़त्म भी हो जाए, लेकिन हम क्या है इसको बना इतना जल्दी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ये एक नेचुरल प्रोसेस के अकॉर्डिंग काफ़ी लंबे टाइम के बाद क्या है चेंज होता है। तो इस तरह से ये रिसोर्सेज कहलाते हैं। ये भी 2 टाइप्स के होते हैं, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। तो ये इंट्रोडक्शन के अंदर बताया गया है कि होता गया, लेकिन हमें क्या है इनके मीनिंग वगैरह के बारे में सिर्फ कभी कभार पूछा गया, इन्वायरमेंट क्या होता है या रिसोर्सेज क्या होते हैं, इसके अलावा इनके बारे में नहीं पूछा जाता। लेकिन हमारा टॉपिक यहाँ नहीं है, हमें क्या है इसको पॉलिटिक्स के साथ क्या करना है, ऐड करना है। यानी जियो पॉलिटिक्स क्या है, इनको लेकर के पूरे वर्ल्ड के अंदर क्या है पॉलिटिक्स कैसी चल रही है। तो आपकी एनसीईआरटी बुक में इसीलिए जो फर्स्ट टॉपिक दे रखा है इंट्रोडक्शन के बाद, इन्वायरमेंट कॉन्सर्न इन ग्लोबल पॉलिटिक्स, यानी विश्व की राजनीति में पर्यावरण की चिंता क्यों है, यानी क्यों चिंता करें, क्यों वो उसके बारे में सोचें। अब देखिए इंडिया है, इंडिया एक पॉपुलेटेड कंट्री है, यहाँ काफ़ी बड़ी जनसंख्या रहती है। इसके लिए उसको क्या ग्रेन्स की भी ज़्यादा जरूरत है, वाटर की भी ज़्यादा, तो हर चीज़ की ज़्यादा जरूरत पड़ेगी, ह्यूमन बीइंग के लिए तो ज़रूरत पड़ेगी। जबकि कुछ कंट्री ऐसे हैं जहाँ पॉपुलेशन कम है, रिसोर्सेज ज़्यादा है, तो उनको क्या है वहाँ पर कम जरूरत पड़ेगी। लेकिन फिर भी जो डेवलप कंट्री है वो लगातार क्या है अपने विकास के लिए, लोगों को एक लग्जरी लाइफ देने के लिए उनका लगातार दोहन कर रहे हैं, उनको निकालते जा रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम क्या है ज़्यादातर किसकी आती जा रही है हमारे सामने, डेवलप्ड कंट्री की आती जा रही है। आपकी बुक में एक पिक्चर दिखा रखी है, उसके अंदर एक इस तरह की पिक्चर्स है। यहाँ पर क्या है, एक मतलब जेंट्स है वो यहाँ पर बिठाया हुआ है, एक ये जेंट्स है यहाँ पर, ये छोटे से आकार का है, ये बड़े आकार का दिखाया गया। ये डिनोट कर रहा है डेवलप्ड कंट्री, रिच कंट्री को, जो बड़े बड़े कंट्रीज हैं जैसे कि यूएसए है, रसिया वगैरह वगैरह। ठीक है, ये जो दिखाया गया है वो क्या है, किसको डिनोट कर रहा है, पुअर कंट्री को डिनोट कर रहा है, छोटे छोटे देशों को जो या तो अनडेवलप्ड है या डेवलपिंग कंट्री है। तो जब इश्यूज आता है किसको लेकर के, इन्वायरमेंट या नेचुरल रिसोर्सेज को लेकर के कि उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए या इस तरह की चीज़ें आती है, तो इसने
अपना हाथ देखना, जितना ही इसका साइज है उससे ज़्यादा अपने हाथ को ऊपर किया हुआ है, बिल्कुल सीधा स्ट्रेट के अंदर, जबकि इसका जो हैंड है बिल्कुल थोड़ा सा दिखाया गया है और उसके अंदर भी उसके फिंगर को ऐसे ऐसे किया हुआ है, ऐसे कर रखा है इसने फिंगर। आप बचपन में खेलते हुए करते हैं कि कोई चीटिंग करता है तो मतलब करना चाहते हैं तो वो ऐसे कर लेता है कि इससे क्या है वो चीटिंग कर सकता है। तो इसी तरह की बात क्या है इसके अंदर बताई गई है कि ये चीट कर रहे हैं। ये मतलब कि कोई भी यूएनओ की मीटिंग होती है, दूसरी मीटिंग्स होती है, उसके अंदर क्या है इश्यूज तो उठाते हैं कि हम क्या है जो ग्रीन हाउसेस गैसें हैं उनको कम करेंगे, पोल्यूशन को कम करेंगे, रिसोर्सेज का यूज़ कम से कम करेंगे ताकि क्या है हम पूरी के पूरे अर्थ को क्या है बचा सकें। लेकिन रियलिटी के अंदर ये ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। इस तरह का ये कार्टून इसीलिए दिखाया गया है उसको लेकर के, ये इसी टॉपिक से रिलेटेड करता है। इसके साथ में क्या है इसी टॉपिक के अंदर एक कार्टून और भी दिखाया गया है जिसके अंदर एक हैंड टाइप में चिमनीज बना रखी है। इस तरह हमारी क्या है उंगलियां होती है, फिंगर, ये अंगूठा होता है, ये हैंड हाथ का टाइप है, और यहाँ पर क्या है एक लाइटर का टाइप बनाया गया है जिसमें वर्ल्ड का मैप दिखाया गया है और वो यहाँ से जल रहा है। तो ये जो हैंड है ये डिनोट कर रहा है चिमनीज को। चिमनीज का मतलब डेवलपमेंट को कर रहा है कि लगातार फैक्ट्री या कंपनियां लगती जा रही है, डेवलप तो हो रही जा रही है, लेकिन ये पूरे वर्ल्ड को क्या कर रही है जला रही है, साथ में उसको बर्निंग के ऊपर खड़ा कर दिया है। आज ऐसी सिचुएशन है कि अगर यही चलता रहा तो आने वाले टाइम में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ जाएगी। तो उसी को लेकर के ये टॉपिक बनाया गया है इन्वायरमेंट कॉन्सर्न इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स, यानी विश्व की राजनीति के अंदर पूरे वर्ल्ड की यानी ग्लोबल पॉलिटिक्स के अंदर क्या है इन्वायरमेंट की चिंता क्यों की गई है। तो इसलिए चिंता की गई है जिसके मैंने 5 पॉइंट्स क्या है आपकी बुक के अकॉर्डिंग लिखे हैं। फर्स्ट है एक्सटेंसिव डिप्लीटेशन, यानी कि व्यापक कमी होना किसी चीज़ का। अब देखिए पॉपुलेशन तो लगातार बढ़ती जा रही है, आज के टाइम में आप देखते हो 7 अरब के आसपास पहुंच चुकी है। पहले जो आपकी 2 बिलियन थी उससे डबल होने में क्या है पहले 100 ईयर्स लगे थे, उसके बाद क्या है 50 ईयर लगेंगे, उसके बाद 25 ईयर लगेंगे, इस तरह से 10 ईयर भी लगेंगे। यानी अगर यही सिचुएशन ग्रोथ होने की चलती रही, जो मैं ये कह सकता हूँ कि 1950 के बाद लगातार बढ़ती जा रही है, यानी लास्ट 70 ईयर से ओनली, आप सिर्फ 70 ईयर से, ज़्यादा पुरानी नहीं है। 1950 से पहले क्या ज़्यादा ग्रोथ नहीं थी, वर्ल्ड की पॉपुलेशन बढ़ रही थी लेकिन इतनी ज़्यादा तेज़ गति से नहीं बढ़ रही थी जितनी अब बढ़ रही है। तो पूरे वर्ल्ड में इस तरह का हो जाएगा कि ऐसी सिचुएशन आ जाएगी कि लोगों के पास जगह ही नहीं रहेगी रहने तक को। तो ये सारा इश्यूज क्या है इसको लेकर के, तो इन सब के लिए क्या चाहिए, एग्रीकल्चर चाहिए। अब पुराने टाइम में एग्रीकल्चर है, लोग ज़्यादातर बेस कॉमन चीज़ों के ऊपर बेस थे। अब क्या लगातार एग्रीकल्चर के यूज के कारण वो क्या हो चुकी है, फर्टिलाइज़र जो लैंड थी वो ख़राब हो चुकी है, वहाँ पर वाटर की कमी आती जा रही है, बिना पानी के क्या है वो लैंड सूखी जा रही है, ड्रोट होती जा रही है। तो इस वजह से ये चीज़ों की कमी आ रही है, यानी वाटर की कमी आ रही है, फर्टिलाइजर लैंड की कमी आ रही है। इन सब चीज़ों के कारण जो ग्रेन्स की है, जो नीड की जरूरत थी, वो चीज़ें सब कुछ कम होती जा रही है। वो सब किसके कारण है, इन्वायरमेंट के कारण है, जो लगातार पॉल्यूटेड होता है। इन्वायरमेंट में सिर्फ आपकी वायु नहीं आएगी, विंड पावर नहीं आएगी, उसके अंदर क्या है वाटर वह है, सारी चीज़ें आ जाती हैं हमारी। तो इसलिए इन सब की कमी क्या है, किसकी कॉन्सर्न्स है, चिंता है, इन्वायरमेंट की चिंता करती है। सेकेंड है 2006 के अंदर यूएनओ के द्वारा क्या एसडीआर की रिपोर्ट दी गई, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पेश की गई थी। ये रिपोर्ट्स देते हैं अपनी 5 ईयर्स के अंदर। तो इस रिपोर्ट्स में बताया गया था कि पूरे वर्ल्ड में क्या है 1.2 मिलियन लोग वाटर की कमी से मर जाते हैं पर ईयर, यानी इतने लोग पानी की कमी से मर रहे हैं, जिसमें से लगभग क्या है 30 लाख के आसपास ओनली चिल्ड्रंस होते हैं। तो कुछ एरियाज तो वर्ल्ड के अंदर ऐसे हैं जहां पीने के पानी तक की कमी है। तो इसलिए उन एरियाज के अंदर वाटर की कमी के कारण क्या है, ये लगातार क्या होते जा रहे हैं, हमारा जो लैंड का लेवल है, वाटर का लेवल, वो लगातार नीचे जा रहा है। और इन्वायरमेंट के पोल्यूटेड होने के कारण जो रेनी सिस्टम है, यानी जो नेचर का सिस्टम, वो लगातार चेंज होता जा रहा है, जिन सब के कारण क्या है ये कमी आती जा रही है। इसके अलावा उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा कि 2.6 मिलियन लोग जो हाइजेंस की, स्वास्थ्य की कमी के कारण, यानी किसी ना किसी डिजीज़ के कारण मर रहे हैं, उनमें साफ सफाई नहीं है, यानी इतने लोगों की डेथ हो जाती है। तो इस रिपोर्ट में यही बताया गया, ये सब किसके कारण है, इन्वायरमेंट के कारण तो है ही, इसीलिए तो इन्वायरमेंट की चिंता है।
यानी ये किसके कारण है? इन्वायरमेंट के पोल्यूटेड होने के कारण है, वाटर के पोल्यूटेड होने के कारण, लैंड के पोल्यूटेड होने के कारण। तो इसलिए वार्ड के अंदर इसकी चिंता की गई है। दूसरा पॉइंट, थर्ड है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी लगातार खत्म होती जा रही है। आज से आप अपने एरिया में, अब मैं ज़्यादा पुरानी नहीं कहूँगा, आपके बुजुर्ग आपके घर में होंगे, आपके पेरेंट्स है, माता पिता है या ग्रांड पा ग्रांड मदर है, जो भी है, आप उनसे पूछिए थे कि वो अपने आसपास कितनी डाइवर्सिटी देखते थे, यानी किस तरह के क्या है बर्ड्स वगैरह देखते थे या कितनी चीज़ें देखते थे। आजकल क्या है, लोकल की अगर मैं अपने एरिया की बात करूं तो बाई चांस किसी विलेज को छोड़ करके आपको पिकॉक देखने को नहीं मिलेगा, एक मोर, ठीक है। तो वो किसके कारण है? वो बायोडाइवर्सिटी की लगातार कमी में। इसीलिए कुछ क्या है, ये सिर्फ एनिमल्स या बर्ड्स के साथ ही नहीं है, या कुछ वैरायटीज़ क्या है हमारी पेड़ पौधों की भी खत्म होती जा रही है। तो ये बायोडाइवर्सिटी का खत्म होना भी इन्वायरमेंट के लिए चिंता है, क्योंकि जो नेचर ने ये चीज़ें जो बनाई गई थी उसी को लेकर के बनाई गई थी कि ताकि इन्वायरमेंट का जो सर्कुलेशन है वो लगातार बेटर बना रहे हर चीज़। नेक्स्ट है ओजोन होल। अब इन्वायरमेंट लगातार पोल्यूटेड होता जाएगा तो आपको भी पता है कि ओजोन होल लगातार बढ़ता जा रहा है। जो लास्ट मैं कह रहा हूँ कि 1960 से पहले इसके बारे में नहीं पता था, लेकिन 1960 के बाद क्या है, ये होल लगातार बढ़ता जा रहा है। और अगर ऐसे ही बढ़ता रहा तो सोलर सिस्टम के कारण, यानी जो सूर्य की किरणें हैं जो लगातार हमें इफेक्टेड करती जा रही है, जिसके कारण आप आज भी लगातार देखते हो कैंसर जैसी बीमारियां बढ़ती जा रही है, वो इसी के कारण है। तो ये भी क्या है, एक इन्वायरमेंट के लिए हमारी चिंता है। ये सब किसके कारण है? ये भी तो पोल्यूशन के कारण ही है। और नेक्स्ट है कोस्टल पोल्यूशन। लगातार तटीय इलाकों के अंदर लोग क्या है घूमने फिरने के लिए, इंजॉयमेंट के लिए कहाँ जाते हैं? कोस्टल एरिया के अंदर चले जाते हैं। वहाँ इतने रैपर्स है, इतनी गंदगी फैला दी जाती है कि वो एरियाज लगातार क्या होता जा रहा है, ड्रोट, सूखा। या तो क्या है, पानी का लेवल वहाँ पर क्या है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बढ़ता जाएगा और पानी का लेवल ऊपर आ जाएगा। कहा जाता है कि इसी तरह से ये टेम्परेचर बढ़ता गया तो आने वाले 20 ईयर्स के अंदर क्या है, जो हमारा कोस्टल एरिया है वो 2 या 3% तक क्या हो जाएगा, डूब जाएगा पानी के अंदर, जिसमें इंडिया के भी, गोवा के, मुंबई के कुछ पार्ट क्या है इन्वॉल्व होते हैं। जबकि ऑस्ट्रेलिया जैसे कंट्री है या हमारा अंडमान निकोबार का है या लक्षद्वीप का एरिया है, उस तरह के एरिया के अंदर तो ये ज़्यादा होगा। तो ये सारे के सारे क्या हैं, हमारे लिए एनवायरनमेंट कॉन्सर्न है। इसीलिए हमें क्या है, एनवायरनमेंट की चिंता है, पोल्यूशन के कारण होती जाए। अब इनको लेकर के बात आती है कि किया क्या गया था। तो इसीलिए क्या है, इस चैप्टर के अंदर क्या है, हमें जियोपॉलिटिक्स के बारे में पढ़ाया गया। तो 1972 में क्लब ऑफ रोम के द्वारा एक बुक लिखी गई थी जिसका नाम था लिमिट टू ग्रोथ, जिसके अंदर क्या है, रिपोर्ट दी गई थी। इस रिपोर्ट्स में बताया गया था कि किस तरह से जो ग्रोथ है, ग्रोथ का मतलब जो डेवलप कंट्री लगातार रिसोर्सेज का यूज करते जा रहे हैं, जो डेवलप कंट्री लगातार क्या करते जा रहे हैं कि रिसोर्सेज का दोहन करते जा रहे हैं, नेचर को पोल्यूटेड करते जा रहे हैं, उनके ऊपर लिमिटेशन लगानी चाहिए, पाबंदियां लगानी चाहिए। जब तक ये पाबंदियां नहीं लगेंगी तब तक क्या है, नहीं इसको पोल्यूशन को रोका जाएगा। इसको लेकर के UNEP एक प्रोग्राम बनाया गया, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम भी इस्टेब्लिश किया गया 1972 के अंदर इसके ऊपर। इसके अलावा काफ़ी समिट्स भी क्या है इसके ऊपर हुई है। 1972 के अंदर क्या है, जोहान्सबर्ग समिट हुई थी, जो ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो चुकी, लेकिन सबसे सक्सेसफुल हुई है 1992 के अंदर अर्थ समिट हुई है। इसके बारे में, अर्थ समिट के बारे में, जोहान्सबर्ग के बारे में और क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में हम, जो 1997 में हुआ था, इनके बारे में क्या है हम पढ़ेंगे। 72 के अंदर, ये 1 मार्क्स में याद रखना, 1972 के अंदर स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था। किसको लेकर के, इन्वायरमेंट को लेकर के। ज़्यादा सक्सेस नहीं हुआ तो नेक्स्ट 10 ईयर में ऐसा कोई ज़्यादा बड़ा सम्मेलन उसके बाद या कॉन्फ्रेंसेस उसके बाद नहीं हुई। उसके बाद 1992 के अंदर क्या है, रियो डी जनेरिया के अंदर, रियो डी जनेरिया एक जगह का नाम है, तो उसको अर्थ समिट भी कहा जाता है। ये काफ़ी सक्सेसफुली रही। इसमें एजेंडा 21 भी रखा गया था, अर्थ समिट इन्वायरमेंट को पोल्यूशन से बचाने के लिए, उसको सेव करने के लिए। इसके बाद क्या, इसके 10 ईयर के बाद 2002 के अंदर जोहान्सबर्ग के अंदर क्या है, इसी तरह की समिट की गई। फिर उसके बाद दोबारा से इनके बीच में क्योटो प्रोटोकॉल इनकी जाँच के लिए हुआ था, इसकी अर्थ समिट की। तो ये क्या है, आपकी बुक में, आपके सिलेबस में डिटेल से तो नहीं दिए गए, इसके बारे में कुछ दे रखा है NCERT के अंदर, बाकी नहीं है। तो इनको हम क्या है नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा सा डिटेल से भी करेंगे। तो ये आज आपका टॉपिक था। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।